अर्बन मिथ्स मूवी में हमें 10 अलग अलग भूतिया कहानियां देखने को मिलती है। पहली कहानी है जिहोन नामी एक आदमी की। वो इलीगल ड्रग्स सप्लाई करता था। इस वक्त भी उसकी कार में बहुत से ड्रग्स और पैसे थे। वो कहीं जा रहा था और रास्ते में उसे पुलिस रोक लेती है। वो घबरा जाता है, जल्दी जल्दी अपने पास मौजूद ड्रग्स और पैसों को छुपाता है। पुलिस के सवालों से तो उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन पुलिस की ये नॉर्मल चेकिंग थी जिसमें उन्हें जिहोन पे शक नहीं हुआ। उसने सुकून का सांस लिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। गाड़ी अब एक टनल के अंदर जा चुकी थी, जहाँ रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ गई। हिरन को बचाने के लिए उसने गाड़ी रोकी, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी के सामने कोई हिरन नहीं थी। जिहोन डर गया। अचानक ही उसकी गाड़ी के शीशे पे एक हाथ का निशान आ गया, जिसे उसने जब साफ करने की कोशिश की तो वो साफ ही नहीं हुआ। ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि वो हाथ का निशान बाहर की तरफ से शीशे पे नहीं लगा था, अंदर की तरफ से शीशे पे लगा था, ऐसे जैसे कोई जिहोन की गाड़ी के अंदर बैठा हो। डर से उसका दिमाग माफ होने लगा था और इसी टाइम पर देखते देखते उसकी पूरी गाड़ी के मिरर्स पे, विंडोज पे, हर जगह हाथों के निशान पड़ जाते हैं। इस वक्त जो उसकी हालत थी वो किसी को बता भी नहीं सकता था। तेजी से वो अपनी गाड़ी को चलाते हुए टनल से बाहर ले आया। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, जहाँ हम खून से लथपथ एक बैग देखते हैं। बैग के अंदर से लंबे लंबे बाल निकल रहे थे, जिन पे भी खून लगा था, और इससे ये बात जाहिर थी कि उसने किसी लड़की का मर्डर किया है और इसी लाश को वो ठिकाने लगाने जा रहा था। वो दोबारा गाड़ी में बैठता है और सफर शुरू कर देता है। सामने एक और टनल थी, जिसके अंदर जाते ही उसे बार बार उसी लड़की की रूह नजर आ रही थी जिसे उसने मारा था। ये रूह उसे बार बार डरा रही थी। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। अभी उसका शीशा बहुत से हाथों के निशान से भर जाता है। ये सब चीजें उसे परेशान कर रही थी। वो गुस्से में गाड़ी से निकल जाता है और अपनी कार की डिक्की खोलकर एक हथौड़ी लेकर लाश वाले बैग को जोर जोर से मारने लगता है। अब जैसे ही उसने बैग को खोला तो अंदर लाश थी ही नहीं। इसी टाइम टनल का ब्रेकर बॉक्स खुलता है और उसमें हम उसी लाश को देखते हैं। टनल की लाइट्स भी एकदम से ब्लिंक करने लगती है और देखते ही देखते उनसे लथपथ ये लाश जिंदा हो जाती है। लाश के हाथ पांव अजीब टेढ़े मेढ़े हो गए थे और वो रेंगते हुए जिहोन की तरफ बढ़ रही थी। डरते हुए वो जल्दी से वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन गाड़ी अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बैक व्यू मिरर में जिहोन दिखता है कि वो लड़की की लाश यानी वो भूत उसी की कार में आकर बैठ गई है। जो लड़की अब उसे पकड़कर बुरी तरह उसके ऊपर हैमर से बार बार हमला करती है, तब तक जब तक उसका सर फटकर उसका दिमाग नहीं बाहर आ गया। वो मर गया, जिसके साथ ये पहली कहानी यही खत्म हुई। दूसरी कहानी है सोजिन नामी एक लड़की की, जो अपनी ही एज की एक लड़की के फ्यूनरल से आई है। उसने सुसाइड की थी, लेकिन सोजिन को उसकी मौत का ज्यादा दुख नहीं था। वो अपने घर वापस आने लगी, तभी उसे अपने घर के गैराज में एक रेड कपड़े पहने औरत नजर आती है। अजीब बात ये थी कि वो लड़की गौर गौर से सोजिन को ही देख रही थी। उसे इग्नोर करते हुए सोजिन अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और रात में जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर वॉक कर रही थी, तब वो रेड ड्रेस वाली लड़की उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर भी दिखती है। वो ऐसी खड़ी थी जैसे एक भूत हो। सोजिन उसे डर कर अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। वो सोने के लिए जब बेड पे लेटी तो उसी लड़की के बुरे बुरे ख्वाबों ने सोजिन को सोने भी नहीं दिया। तंग आकर वो अपने स्कूल का एक एल्बम निकालती है जिसमें मरी हुई लड़की की भी पिक्चर्स थी। यानी वो लड़की सोजिन की क्लास फेलो थी और हमेशा उससे दोस्ती करना चाहती थी, उसके करीब रहना चाहती थी, लेकिन सोजिन हमेशा ही उसे इग्नोर करती थी। सुबह हो जाती है और सोजिन अब ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। इस मर्तबा दोबारा गैराज में उसे रेड ड्रेस वाली वही लड़की दिखाई दी। वो उसके करीब जाकर उससे बात करना चाहती थी, लेकिन करीब जाने पर वो गायब हो गई। सोजिन को ये बात काफी अजीब लगी। ऑफिस आकर उसने ये बात अपनी फ्रेंड को भी बताई। सोजिन वापस घर आ जाती है। वो लिफ्ट के जरिए अपने फ्लोर पे जाती है तो लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सामने वही रेड ड्रेस वाली लड़की थी। डरकर सोजिन लिफ्ट को दोबारा बंद कर देती है और किसी और फ्लोर पे जाती है। हर फ्लोर पे वो लड़की लिफ्ट के बाहर ही खड़ी थी। ये देखते हुए सोजिन बुरी तरह डर जाते हैं और इस मर्तबा वो सामने जो लड़की थी अपने मुंह से बाल हटाती है। पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं उसी लड़की का भूत है जिसने कुछ दिन पहले सुसाइड की, जो सोजिन को पसंद करती थी, लेकिन सोजिन ने कभी उसे अपना दोस्त नहीं बनाया। अपनी शक्ल दिखाने के बाद वो अजीब तरीके से सोजिन की तरफ बढ़ रही थी। सोजिन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती है। अजीब बात ये थी कि जहाँ पे भी सोजिन जाती थी वो भूत उसके सामने आ जाता था। डरकर वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। वो अब मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी। वो अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कॉल करके बुला पाती, जहाँ वो भूत आकर उसे बहानों से पकड़कर बिल्डिंग की दीवार पे चढ़ने लग जाती है। इस टाइम पे हमें पता चलता है कि उस लड़की ने सोजिन की ही हरकतों से तंग आकर सुसाइड की थी। सोजिन ने दोस्ती ना करने के लिए उसे इतना तंग किया कि उस लड़की को मरना पड़ा। और अगर सोजिन उससे दोस्ती कर लेती तो आज वो लड़की भी जिंदा होती और सोजिन को भी ये दिन ना देखना पड़ रहा होता।
ये भूत सूजन को बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर ले जाकर उसे नीचे फेंक देती है और ऐसे सूजन की भी मौत हो जाती है। इस लड़की ने अपनी सभी ज्यादतियों का बदला सूजन से ले लिया था। ऐसे ये किस्सा यही खत्म हो गया। अगली कहानी का नाम है टूथवर्म्स, जहाँ हमें एक डेंटिस्ट को दिखाया जाता है। उसके सामने जो पेशेंट लेटा है उसके दांतों में शदीद दर्द है, लेकिन देखने पे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही जिस वजह से दांतों में दर्द हो। इसीलिए वो पेशेंट को घर भेज देता है, ये कहते हुए कि ये दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। इस पेशेंट के जाने के बाद वो देखता है कि पेशेंट ने जिस सिंक पे कुल्ली की थी वो सिंक बंद हो चुका है। डेंटिस्ट जब सिंक की सेफ बाहर निकालता है तो उसमें बड़े बड़े कीड़े थे, जिन्हें देखकर वो डर जाता है। फौरन इसे डस्टबिन में गिराकर वो जल्दी से पेशेंट के एक्सरे चेक करता है और देखता है कि पेशेंट के जॉस में बड़े बड़े कीड़े भरे थे। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो अपने सीनियर को जाकर इन सब चीजों के बारे में बताता है। इवन इस डेंटिस्ट के सीनियर ने भी अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसा केस नहीं देखा। वो डेंटिस्ट को रिसर्च करने को कहता है। डेंटिस्ट जल्दी से एक लाइब्रेरी में जाता है और बहुत रिसर्च करने के बाद उसे टूथवर्म नामी इस बीमारी का पता चल जाता है। पता चलता है कि ये 1 लाख में से सिर्फ एक इंसान को होते हैं। ये कीड़े बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। पहले जिस इंसान के अंदर इन कीड़ों को देखा गया था वो इन कीड़ों की वजह से पागल हो गया, और अगर इन कीड़ों को रोका न जाए तो ये बीमारी दूसरे इंसानों में भी फैलने लग जाती है, किसी वबा की तरह। ऐसे में इंसानों की जानें खतरे में पड़ जाती है। ये सब पढ़कर ये डेंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने यहाँ ये भी पढ़ लिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी वो फौरन अपने क्लिनिक में आकर उस पेशेंट को वापस बुलाता है और किसी तरह उसका इलाज करने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता उसके पास था नहीं। उस आदमी के मुंह को सुन करने के बाद वो उसके जॉस को काट कर एक एक करके कीड़े बाहर निकालने लगा था। और इस ऑपरेशन के दौरान ही इस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कांपने लग जाता है, उसकी आंखें लाल हो गई थी और लाल आंखों के अंदर हम वही कीड़े दिख रहे थे। यानी अब ये कीड़े उसकी पूरी बॉडी में फैल गए थे। डेंटिस्ट जो उसका इलाज करना चाहता था उसे पता चल जाता है कि अब इस आदमी का इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कीड़े उसके दिमाग तक पहुंच गए हैं। कुछ ही सेकंड में ये आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपने ऊपर से कंट्रोल खोते हुए इस डेंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। वो इस डेंटिस्ट की गर्दन पे बुरी तरह काट चुका था। डेंटिस्ट को छोड़ते ही वो डेंटिस्ट की असिस्टेंट को भी काट लेता है। यहाँ डेंटिस्ट देखता है कि कीड़े उसके जिस्म में भी आ गए थे, यानी वो भी अब इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका था। सिर्फ वही नहीं, उसकी असिस्टेंट भी इसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो गई थी। अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए वो अपना जबड़ा काटने लगता है, लेकिन देखते ही देखते कीड़े उसकी आंखों तक भी चले जाते हैं। देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया और उसकी असिस्टेंट भी एक ज़ॉम्बी बन गई। अब उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। अब ये लोग और लोगों को भी इन्फेक्टेड करेंगे और ये दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और इस अजीब एंडिंग के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। अगली कहानी के अंदर हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त है। ये दोनों हर काम एक साथ मिलकर करती हैं। इनमें इतना प्यार है कि इन दोनों ने वादा किया है कि अगर उन दोनों में से कोई एक भी पहले मर गया तो दूसरी दोस्त जादू करके उसे इस दुनिया में वापस बुला लेगी। यानी ये लोग मरने के बाद भी साथ रहेंगे। हायुन अब अपनी दोस्त से वादा करती है कि अगर मैं मर गई तो तुम मुझे जादू करके वापस बुला लोगी। और ये कहते ही वो यहाँ से उठकर सुसाइड कर लेते हैं। अपनी दोस्त की मौत से जीहुन नामी लड़की बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। उसे अपनी दोस्त की बहुत याद आती थी। उसकी याद में वो उसका स्कूल लॉकर जाकर चेक करती है, जहाँ उसे अपनी और हायुन की कुछ तस्वीरें मिलती है और एक डायरी भी। इस डायरी के अंदर जादू से मरे हुए इंसान को इस दुनिया में बुलाने का तरीका लिखा था और बहुत से मंत्र भी, जिस तरीके को नेक्रोमेंसी कहा जाता है। साथ ही उसे यहाँ 2 चेहरे वाली एक अजीब डॉल भी मिली थी। यानी हायुन अपने मरने से पहले अपनी रिचुअल की सारी तैयारी करके गई थी और इन चीजों को देखकर जीहुन ये फैसला कर लेती है कि वो ये जादू, ये रिचुअल करेगी और अपनी दोस्त को वापस इस दुनिया में जरूर बुलाएगी। जिसके बाद वो हायुन के नेल्स को एक डॉल में डालकर कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने लगते हैं और इसके बाद 1 मिनट का टाइमर लगाकर यहाँ से ये छुप जाती है, क्योंकि इसके बाद हायुन की रूह जमीन पे वापस आ जाती है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है पूरे स्कूल की लाइट्स ब्लिंक करती हैं और उसी सेकंड जीहुन के सामने उसकी दोस्त यानी हायुन की रूह आ जाती है, जो जीहुन को बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। जीहुन उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक ही हायुन वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो जल्दी से दोबारा हायुन की डायरी चेक करती है और पता चलता है कि जिस पेज से देख के उसने रिचुअल किया था उसका आधा पेज फटा हुआ था। यानी उसने रिचुअल के बारे में आधी चीजें नहीं पढ़ी। वो लॉकर चेक करती है, वहाँ उसे फटा हुआ पेज भी मिल जाता है जिसपे लिखा था कि जो रूह जिंदा होकर वापस आएगी इस दुनिया में वो डिमोनिक होगी।
यानी शैतानी होगी और एक इंसान से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। ये पढ़ते ही जीहोन डर गई थी और अब उसके सामने दोबारा हायुन भी आ गई थी। उसके होंठ अब अजीब हो चुके थे। देखते ही देखते उसका मुंह कई हिस्सों में खुलकर एक मॉन्स्टर की शक्ल ले लेता है और इससे पहले कि जीहोन कुछ सोच के यहाँ कर पाती, हायुन उसे कच्चा चबा खाती है। उसको खाने के बाद हायुन की भूत शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और उसे अपने रिफ्लेक्शन में जीहोन यानी अपनी दोस्त दिख रही थी। इसका मतलब था कि हायुन ने जीहोन को अपने साथ जोड़ लिया था, जैसे बीचवेल वाली वो डॉल साथ जुड़ी हुई थी। एक जिस्म के ऊपर दो चेहरे, ऐसे ही ये एक जिस्म के अंदर दो सोल्स एक साथ रहने वाली थी, जिसको दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगली कहानी के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम है जोंग और वो आज ही एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। बहुत ज्यादा थका हुआ था, वो सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसके घर से उसकी दीवार से आने वाली खटखटाने की आवाज पूरी रात उसे सोने नहीं देती। वो तंग आ जाता है। सुबह को जब वो ऑफिस जाता है तो उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है। उसे पता चलता है कि ये उसकी ही नेबर है। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और जोंग को भी पसंद आई थी। उसे लगा कि शायद ये लड़की रात में उससे बात करना चाह रही थी, इसीलिए वो बार बार उसकी वॉल को खटखटा रही थी। जोंग से दूर जाते हुए यानी लिफ्ट से बाहर जाते हुए ये लड़की अपना स्कार्फ नीचे फेंक जाती है और यहाँ पर जोंग को ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, वरना वो अपना स्कार्फ क्यों यहाँ गिराती। अब रात होने पर जोंग खुद दीवार को नॉक करके उससे बात करने की कोशिश करता है। उसके नॉक के बदले में दूसरी तरफ से भी नॉक होता है। अजीब बात थी कि नॉक के अलावा वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब जोंग उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो पहले एक मर्तबा और फिर 2 मर्तबा नॉक करो। दूसरी तरफ से उसके कहने के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ। अगली सुबह ये लड़की उसे दोबारा लिफ्ट में मिल जाती है। जोंग उससे दोबारा नॉक करके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसका कोई इशारा नहीं समझती। उसकी इन हरकतों को वो हंसी में डालकर यहाँ से चली जाती है। रात में जोंग दोबारा उस लड़की से बात करना चाहता था। वो दीवार पे नॉक करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, इसीलिए वो लड़की का स्कार्फ लेके उसके घर जाता है। वो स्कार्फ वापस करने के लिए हैरान कुन तौर पे दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। जोंग अंदर जाता है तो घर ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कोई यहाँ रहता ही ना हो। इसी अपार्टमेंट में एक न्यूज़पेपर पड़ा था, जिसे पढ़ने पर जोंग को पता चलता है कि इस अपार्टमेंट में एक कपल की मौत हुई थी, जिनकी डेड बॉडीज आज तक किसी को नहीं मिली। और ये पढ़कर जोंग को समझ आ जाती है कि मैं जिस लड़की से मिला था वो जरूर भूत थी, जिसकी यहाँ मौत हुई थी। और अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर नॉक उसे कौन करता था। वो अपने घर के साथ मिली हुई इस अपार्टमेंट की दीवार तोड़ देता है और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दीवार के अंदर कपल की डेड बॉडीज थी। वो इस चीज से डर गया था। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाता, कोई अजीब सी ताकत उसका गला पकड़ लेती है। पहले वो अजीब सी ताकत जोंग को हवा में उठा देती है। उसका गला दबाते हुए जोंग जब बिल्कुल मरने के करीब था तो वो उसे नीचे छोड़ देती है और यहाँ बहुत ही बुरा तूफान और ज़लज़ला ले आती है। इस ज़लज़ले और तूफान ने यहाँ एक अजीब सा पोर्टल खोल दिया था। वो ताकत जो पहले जोंग को मारने वाली थी, वो जोंग को उठाकर इस पोर्टल के अंदर फेंक देती है, जिसके बाद से आज तक जोंग का कुछ पता नहीं चला और ये कहानी भी यही खत्म हुई। अगली कहानी एक लड़की की है जिसे अपने लिए एक अलमारी चाहिए थी जिसमें वो अपना सामान रख सके। इंटरनेट पे उसे एक अलमारी पसंद भी आ जाती है, जिसके ओनर से वो बात करती है और उसकी इंस्पेक्शन के लिए उसके घर पे आ जाती है। जी हाई जब ये अलमारी देखती है तो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन इसका ओनर उसे काफी अजीब लग रहा था। वो डरते हुए यहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं आपकी ये अलमारी खरीद लूंगी, आपको टाइम पे पैसे भी मिल जाएंगे। वो अलमारी अब जी हाई के घर आ जाती है, लेकिन जिस दिन से वो अलमारी जी हाई के घर आई थी उसके साथ अजीबो गरीब होने लगा था। उसे रात में अजीबो गरीब डरावने ख्वाब आते थे। उसे ऐसे महसूस होता था जैसे सोते हुए उसके ऊपर बहुत से हाथ हैं। हर रात वो अलमारी भी खुद ब खुद खुल जाया करती थी। जी हाई समझ गई थी कि जो कुछ भी गलत है वो इस अलमारी में ही है, इसीलिए वो काले पर्ल्स उस अलमारी के ऊपर लटका देती है। अजीब बात ये थी कि रात होने पे काले पर्ल्स अलमारी से गिर चुके थे। ऐसा होते ही कोई ना दिखने वाली चीज जी हाई के ऊपर हमला कर देती है। जी हाई को समझ नहीं आता क्या हुआ। वो उठकर इस अलमारी को चेक करती है और अलमारी के अंदर इस अलमारी का ओनर था जिससे उसने ये अलमारी खरीदी थी। बिना वक्त जाया किए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जी हाई भी अपने बचाव के लिए करीब ही पड़ा एक चाकू उठा लेती है। वो कई बार इस लड़के को स्टैब करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि ये एक शैतान है और इसीलिए वो नहीं मर रहा। वो अब जी हाई को भी उसके पाँव से पकड़ के इस अलमारी के अंदर ले जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगली कहानी शुरू होती है जयहोन नामी एक लड़के को दिखाते हुए जो कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया है। ये इंटरव्यू अजीब था। उससे उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल नहीं किए जा रहे थे। उससे उसका नाम पूछा जाता है और अगला सवाल उससे होता है कि हज्जा में तुम्हारा नाम कैसे लिखते हैं। हज्जा कोरियंस की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है और कोरियन शादी करते हुए इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। जयहोन को ये बात अजीब तो लगती है,
लेकिन फिर वो ये नाम लिख के दिखा देता है और उसे जॉब मिल भी जाती है। वो घर वापस आ जाता है। वो जब घर पे नहा रहा था तो हमें इसके पास एक घोस्ट दिखाई देता है। एक लड़की की रूह दिखाई देती है जिसके बारे में वो खुद कुछ नहीं जानता था। अगली सुबह वो ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आते ही उसे छोटी सी चोट लग जाती है और फौरन बॉस आकर यहाँ उसकी चोट को ठीक कर देती है। जयहोन को ये बात अजीब लगी। वो अब लाइब्रेरी जाता है कुछ फाइल्स लेने के लिए, जहाँ उसे अपने नाम की एक रेड कलर की फाइल मिलती है। इस फाइल को लेकर उसे सस्पेंस होता है। जब वो फाइल खोलता है तो इसके अंदर अजीबो गरीब रिचुअल वाली चीजें थी। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जो भूतों के साथ किया जा रहा था। उसमें जयहोन के साइन थे और इस सब का मतलब था कि जयहोन ने घोस्ट मैरिज के लिए हाँ कर दी है। उसे अब अपनी बॉस पे शक हुआ। वो चाहता था कि उसकी बॉस उसके साथ कुछ गलत कर रही है, लेकिन वो बॉस से ज्यादा बहस नहीं करता क्योंकि ये जॉब उसे मुश्किल से मिली थी। वो घर आ जाता है और जब वो खाना खा रहा था तब हम देखते हैं कि उसके टेबल के नीचे किसी और का भी खाना है। यहाँ ऑफिस में हमें दिखाया जाता है कि जयहोन की बॉस उसके घोस्ट मैरिज के प्रोसेस को शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो रिचुअल कर रही थी जयहोन को गर्मी लगने लगी थी। उसे ऐसे लगा कि जैसे उसकी पूरी बॉडी को किसी ने कंट्रोल में कर लिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसके सामने एक लड़की का घोस्ट खड़ा था, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में हम जयहोन को कोरियंस के ट्रेडिशनल शादी वाले सेटअप के पास देखते हैं। सामने उसके एक लड़की का भूत था जिससे उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। ये लड़की बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें अजीब थी, उसके मुंह से खून आ रहा था, उसके दांत लाल थे। शादी का प्रोसेस पूरा होते ही ये लड़की जयहोन के मुंह पे टच करती है। वो पूरी तरह डर जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगली कहानी है एक ब्यूटिशियन की जिसके पास एक अच्छा टैलेंट है लोगों को खूबसूरत बनाने का। उसका एक ख्वाब है कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना चाहती है। उसके सैलून में जब भी कोई उससे खूबसूरत लड़की आती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसके बारे में अजीबोगरीब सोचने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने सर्कल की खूबसूरत लड़कियों को बहुत ज्यादा तंग भी किया करती थी। आज जब वो अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट में आई, अचानक से लिफ्ट लाल हो गई। लिफ्ट के मिरर पे जगह जगह खूनी हाथों के निशान लग गए और उसे लिफ्ट के मिरर में उसका डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसका बदसूरत चेहरा, वो बदसूरती जिसे वो हमेशा छुपा के रखती थी, और ये चीज उसे बुरी तरह डरा देती है। घर आकर जब वो शीशा देखती है तो उसे अपना चेहरा अजीब लगता है। उसकी शक्ल डिमोनिक यानी शैतानी होने लगी थी, क्योंकि वो हर टाइम अपने आप को शीशे में घूरती रहती थी। ना सिर्फ ये, वो शीशे में घूरते हुए लोगों को बहुत बुरा भला भी कहती थी और उसके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी वो अब शीशे में दिख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो सबको इग्नोर करते हुए अपने फोन में खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर्स देखती है और उन्हें दोबारा बुरा भला कहती है। ये कहते ही उसे कुछ अजीब हुआ। उसने पागलों जैसी हरकतें की। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही थी। वो अब इन सारी चीजों से निकलती है और अपने आप को सेट करके अपनी एक खूबसूरत सी फिल्टर्स वाली पिक्चर बनाती है ताकि वो उसे इंटरनेट पे अपलोड कर सके। लेकिन आज उसकी पिक्चर उसकी नहीं, किसी शैतानी लड़की की लग रही थी, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसका फोन भी उसके हाथ से गिर गया। वो मोबाइल उठाकर दोबारा देखती है और इस मर्तबा मोबाइल में से एक खौफनाक हाथ निकलकर उसके मुंह के ऊपर हमला कर देता है। वो उसका मुंह नोच लेता है। ये असल में उसकी अपनी ही नेगेटिव रूह का हाथ था। उसका चेहरा अब बदसूरत हो गया था, जिसे देखते ही वो बेहोश हो जाती है। दिखाया जाता है कि अब उसके मोबाइल से उसकी ही एक अजीब डरावनी सी पिक्चर बनकर इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुकी है। यानी जिस खूबसूरती के पीछे वो पागल थी, जो खूबसूरती उसका गरूर थी, आज उसका सारा गरूर पानी में मिल गया। और इसके साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। अगली कहानी के शुरू होते ही हम एक वेयर हाउस के अंदर बहुत से स्टैचूज देखते हैं। हम एक चेन नामी लड़का और एक सिक्योरिटी गार्ड देख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड चेन को बताता है कि कभी कभार ये सारे स्टैचूज ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये जिंदा हो। चेन को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। तभी अचानक उसे पीछे से कोई आवाज आती है और वो देखता है कि एक स्टैचू अजीब सी हालत में है। डरकर चेन यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं वही स्टैचू गर्दन घुमाकर उसी को देख रहा था। यानी सिक्योरिटी गार्ड जो कहानी चेन को सुना रहा था वो सच थी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि उसके बॉस किसी आदमी के साथ पार्क में बैठे थे। चेन को देखकर बॉस के साथ बैठा हुआ आदमी अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमाकर पीछे कर लेता है। चेन देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक स्टैचू था जो किसी जिंदा आदमी की तरह बिहेव कर रहा था। ये देखकर वो डर जाता है। भागकर वो अपने घर आ चुका था और अब वो इंटरनेट पे उस वेयर हाउस के बारे में सर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस वेयर हाउस के ऑनर के पास ही कुछ अजीबोगरीब पावर्स हैं, जिससे वो एक जिंदा इंसान को एक स्टैचू में बदल देते हैं। और पढ़ने पे उसे पता चलता है कि अक्सर लोग इस चीज को सिर्फ एक कहानी ही मानते हैं, क्योंकि आज तक किसी को इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला
यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं। चैन को भी इन बातों पे यकीन नहीं आया था। अगले दिन रात को दोबारा जब वेयर हाउस से काम करने के बाद चैन घर आ रहा था तो उसे अपने बॉस के पास वही इंसान बैठा हुआ नजर आता है। इंसान नहीं बल्कि स्टैचू, जिस स्टैचू ने पिछले दिन गर्दन घुमाई थी, आज वो पूरा का पूरा खड़ा होकर चलते हुए चीन के सामने आ चुका था, जिस देखकर चीन बुरी तरह डर जाता है। अपनी जान बचाते हुए वो वहाँ से भागता है, लेकिन ये स्टैचू भी पागलों की तरह उसके पीछे पड़ चुका था। अपनी जान बचाते हुए चीन एक अंडरग्राउंड जगह पे आता है जहाँ उसके सामने उसी के वेयर हाउस के बहुत से स्टैचूज खड़े थे। भागने के सभी रास्ते खत्म हो चुके थे। वो पीछे मुड़ कर देखता है, जो जिंदा स्टैचू उसका पीछा कर रहा था वो वहीं खड़ा था। चीन डर कर उसे धक्का देकर गिरा देता है। गिरने पे ये स्टैचू टूट गया और इसके अंदर से खून भी आ रहा था। वो जब तेजी से भाग रहा था तो उसे भागते हुए मुश्किल महसूस होती है। रुककर वो देखता है कि उसके हाथ स्टैचू जैसे बन रहे थे, उसके पाँव भी। उसके सामने अब उसके बॉस थे जो उसे कहते हैं कि तुम मेरी स्टैचूज के कलेक्शन में काफी अच्छे लगोगे। उसके ये बात कहते ही देखते चेन एक जिंदा स्टैचू में बदल कर रह जाता है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है। नई कहानी के अंदर हम 3 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं। इन्हें एडवेंचर्स करने का बहुत शौक है। ये बहुत से एस्केप रूम में जा चुके हैं जिनके अंदर से बाहर निकलना एक चैलेंज होता है। इसीलिए आज इनके पास एक मैसेज आता है। इन्हें बताया जाता है कि अगर आपने एक नए बनाए हुए एस्केप रूम को पार कर लिया तो आपको दिए जाएंगे 10 मिलियन यॉन। पैसे को सुनते ही उनकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रही थी। ये लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक आदमी इन्हें लाइब्रेरी जैसे दिखने वाली एक एस्केप रूम में बंद कर देता है। यहाँ बंद होने के बाद इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस कम, ये वार्निंग ज्यादा लग रही थी। वहाँ लिखा था कि अगर वो इस एस्केप रूम को पार करने में नाकाम रहे तो उनकी सोल्स को डीमंस ले जाएंगे, यानी शैतान ले जाएंगे। उन्हें लगा कि ये बस एक गेम है और गेम में ही ये फजूल बातें कर रहे हैं, इसलिए वो इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। बुक्स की छेड़छाड़ करते हुए यहाँ एक हिडन रूम खुल जाता है और इस दरवाजे को खुलते ही अचानक ऊपर से एक लाश आकर उनके सामने गिर जाती है। ये लड़की उसे देखकर डर चुकी थी, लेकिन उसके साथ ही उसे समझाते हैं कि ये गेम है, यहाँ ये सब कुछ नकली है, उन्हें बस अपना चैलेंज कबूल करना है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। इस लाइब्रेरी को चेक करते हुए एक लड़के को यहाँ एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बुक मिलती है, जबकि बाकी दोनों साथियों को 2 दरवाजे नजर आते हैं। दोनों में से एक दरवाजे के ऊपर चाबी लगी हुई थी। जैसे ही वो लड़का चाबी को घुमाता है तो उसका दूसरा दोस्त जो कि बुक शेल्फ के पास खड़ा था, वो बुक शेल्फ उसके ऊपर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। यहाँ जिस दरवाजे में चाबी लगी हुई थी वो दरवाजा भी नहीं खुला था। इन्हें समझ आ गई कि ये चाबी दूसरे दरवाजे की है। ये चाबी के जरिए दूसरा दरवाजा खोलते हुए अंदर जाते हैं। यहाँ बहुत सी पेंटिंग्स रखी हुई थी। हर पेंटिंग के सामने एक बटन भी लगा था। अजीब बात ये थी कि सभी पेंटिंग्स की थीम ब्लैक थी। एक लड़का यहाँ बनी एक पेंटिंग के पास खड़ा हो जाता है जहाँ वो देखता है कि एक लड़की को बांधा गया है और उसकी कमर पे बहुत से तीरों से हमला किया गया है। वो उसके पास बनी एक बटन को दबाता है और अचानक पेंटिंग के अंदर से कोई तीर उसके मुंह के पास से गुजरते हुए चला जाता है, जिससे उसका मुंह जख्मी हो जाता है। वो ये जान गया था कि ये पेंटिंग्स आम पेंटिंग्स नहीं और यहाँ पे जो बटन्स हैं वो उनके लिए ट्रैप हैं। इससे पहले कि वो अपने दोस्तों को वार्न कर पाता, यहाँ उनके दोस्त भी एक पेंटिंग के पास मौजूद बटन दबा चुके थे, जो दबाते ही उनके ऊपर एक केज आकर गिरता है जिसमें वो दोनों फंस जाते हैं। उनके ऊपर अब खून के ड्रॉप्स भी गिर रहे थे। जैसे ही ये ऊपर देखते हैं तो इनके ऊपर बहुत सी लाशें थी। वो ये बात जान चुके थे कि ये गेम नहीं है, ये सब कुछ जो हो रहा है वो असल में हो रहा है। जो बाहर इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जा रही थी वो सब सच थी, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर उनका साथी उनकी मदद करने के लिए पेंटिंग्स को गौर से देखता है और एक ऐसा बटन दबाता है जिसमें से उसे चाबी मिलती है, लेकिन चाबी उस जेल की नहीं थी। ये चाबी थी इस कमरे में बने हुए बाकी दरवाजों में से एक दरवाजे की, जिसके जरिए वो सिर्फ आगे बढ़ सकता था। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें कुछ समझ नहीं आती। ये दोनों दोस्त उससे कहते हैं कि तुम अकेले ही आगे बढ़ो, अकेले ही एस्केप करो इस जगह को और हमें यहाँ से बाहर निकाल लेना। ये फैसला सुनते हुए वो लड़का आगे बढ़ता है और इस चाबी के जरिए एक दरवाजा खोल के उसमें चला जाता है। इस रूम के अंदर जाने पे उसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जिन्हें देखकर उसे सुकून मिलता है। जैसे ही वो इनसे बात करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने देखा कि ये सब लोग इंसान नहीं बल्कि भूत थे, वो भी शैतानी भूत। इसी जगह पर उसे अपने दोस्तों के भूत भी मिल जाते हैं, जिसका मतलब था कि उसके दोनों दोस्त मारे गए और वो अब शैतान बन गए हैं। इन्हें देखकर तो वो बुरी तरह डर गया। दिखाया जाता है कि वो इस टाइम एक रिचुअल जैसी फिगर में खड़ा था और उसके इर्द गिर्द बहुत से डीमन खड़े थे। वो फौरन यहाँ से भागता है और चाबी के जरिए एक और कमरा खोल के उसमें जाता है। अंदर जाते ही बहुत सी लाशें उसके ऊपर गिर जाती हैं, जिनके नीचे वो दब जाता है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। जहाँ से एक डीमन आकर उसे ले जाता है। स्क्रीन पे लिखा दिखाया जाता है एस्केप फेल्ड, यानी ये इस जगह को पार नहीं कर पाए, ये हार गए हैं। और जैसा
उन्हें बताया गया था कि अगर वो हार गए तो उनकी सोल को डीमन ले जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसे दिखाते हुए ये कहानी और इसके साथ ये मूवी भी यही खत्म हो गई।